चलो, हाँ जी, कल क्या पढ़ लिया था? कुछ ही नहीं पढ़ा, 2 लाइनें देखी थी अपन ने। 2 लाइनें देखी, देखे बंद करो ना, उस 2 लाइन में से अपने को कितना सा याद रहा? अरे यूँ तो यूँ याद हो गया होगा ना। 2 लाइन इसलिए कोई बंद करो, देखें। चलो बताओ मुझे एक बार। कल हमने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना स्टार्ट किया था, नेशनल मूवमेंट हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और उसमें हमने कुछ बातें पढ़ी थी कल कि किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ, क्या आवश्यकता पड़ी, मसला क्या रहा। जो भी लंबी चौड़ी बातें थी वो हमने सारी कल करी, है ना। हो सकता है कल पहली क्लास थी, कुछ एक लोगों के बाउंसर भी पढ़ी वो बातें, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो मैं बोलता हूँ या जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आए, और खैर समझने जैसा कुछ लॉजिक है नहीं। इवेंट है, उनके बारे में डिस्कशन अपने को करना है तो कर लिया जाए, ठीक है। दिक्कत कहाँ है? अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती कि सर ये क्यों हुआ, क्या बात बोली, इसको हमने रीज़न में क्यों लिया, तो आप बहरहाल आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये एक बार आप मुझसे दोबारा से बता दीजिए। बताना मेरा ड्यूटी बनता है, लेकिन मेरे बताने के बाद, है ना, और आपके नहीं पूछने के बाद अगर मैंने प्रश्न पूछा और फिर उत्तर नहीं आया तो फिर कांड हो जाएगा, है ना। और जो लोग पहले पढ़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं। इसलिए आप पूछें, आप पूछोगे तो मुझे बढ़िया लगेगा, है ना, और मुझे बढ़िया लगेगा तो मैं आपको और बढ़िया पढ़ाऊंगा। और जब मुझे बढ़िया नहीं लगेगा तो फिर क्या ही मज़ा है, या नहीं। अरे भाई, जब ब्याह होता है तो दूल्हे को दुल्हन पसंद आती तभी तो मज़ा है। बाकी तो क्या है जीवन में? कुछ ही नहीं है, नीरस जीवन है, सही बात है। बाकी तो सामाजिक बंधन है जो बस वो चल रहे हैं, जो चल ही रहे हैं। चलो, अब कल हमने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन जो है कल अपन ने किया। बताइए मुझे सबसे पहले, अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति जो है वो कब मिली? सोच लीजिए दोबारा, पक्का 1608। चलो, किसने दी? जहांगीर ने दी। 1608 से लेकर कब तक? 1707 तक उन्होंने व्यापार किया। 1707 में कौन मर गया? डाकिया आदमी मर गया। जैसे ही मरा अंग्रेजों के आगे मजे। तो अंग्रेजों ने 1707 से लेकर 1757 तक हमारी राजनीति में क्या करना स्टार्ट किया? इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। कितने साल तक? 50 साल तक। और उन 50 सालों में उन्होंने लगभग पूरे भारत पर क्या कर लिया? अधिकार। मैंने बोला लगभग पूरे भारत पर। एक एरिया ऐसा था जो उनकी पहुंच के बाहर था। कौन सा? बंगाल। बंगाल में कौन था? सिराजुद्दौला। अच्छा, बंगाल का नवाब था कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को पराजित किया 1757 में प्लासी के युद्ध में। और जैसे ही सिराजुद्दौला पराजित हुआ, अंग्रेजों के मजे आ गए, उन्होंने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। और 1757 से हमारे गुलामी का दौर स्टार्ट हुआ। तो पहले 100 साल तक तो हमने कुछ नहीं बोला, हमने सहन किया जब तक कर सकते थे। कितने साल? यानी कब से कब तक? 1757 से लेकर हमने सहन किया जब तक हम कर सकते थे। यहां पर हमने थोड़ी सी आवाज उठाई, क्रांति की, हमने थोड़ी सी लड़ने की कोशिश की। अंग्रेजों ने हमको फिर से कूटा और फिर 90 साल तक गुलाम बनाया। कितने साल तक? यानी कब तक? 1947। तो 100 साल तो गुलामी का ये वाला दौर है ना, और 90 साल गुलामी का ये वाला दौर है। हम हमेशा बोलते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि भारत गुलाम रहा अंग्रेजों का 200 साल बोलते हैं, लेकिन वो 200 साल नहीं है, वो कितना है? 190 साल है। 190। अब वो 190 साल कौन से हैं? तो ये पहले 100 साल और ये पहले, ये उसके बाद वाले 90 साल। 190 साल, ये 190 साल, ठीक है। इसी दौरान एक घटना घटित हुई जिसे हमने कहा राष्ट्रीय आंदोलन। क्या कहा? राष्ट्रीय आंदोलन। सही है। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, नेशनल मूवमेंट। अब राष्ट्रीय आंदोलन के हमने कितने चरण पढ़े, मतलब कितने चरण हमने देखे? एक कौन सा है? उदारवादी। इसमें बहुत भोले लोग थे,
एक कौन सा है, थोड़े गुस्सेल प्रवृत्ति के थे, और एक कौन सा है, गांधीवादी। गांधीवादी में तो गांधी की विचारधारा है पूरी, है ना। चलो, तो गांधीवादी। फिर हमने यहां पढ़ा कि इसके कारण जो है वो कारण क्या रहे, इन्हीं के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, कारण। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये राष्ट्रीय आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1885 से 1947। मैंने कहा कि हमें इसके क्या पढ़ने हैं, कारण। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी घटना के कारण पढ़ने हैं तो जिस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं उससे पहले की जितनी भी बातें वो सारे क्या हो जाएंगे, ठीक है, कारण हो जाएंगे। तो इन कारणों में मैंने आपको दो कारण बताए थे, कौन कौन से, और एक प्रभाव, ब्रिटिश सरकार का प्रभाव, वो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा, मैंने एक आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखवाया होगा आरसी कूपलैंड का, आरसी कूपलैंड का, याद है क्या लिखवाया था? अच्छा, हिंदी वाले कौन है, हाथ खड़ा करो एक बार। सारे हिंदी वाले ही हैं, नीचे करो हाथ, नीचे करो। इंग्लिश वाले कौन है, हाथ खड़ा करो। अरे आफ्ताब, क्या बात है। अंग्रेजी एक बार वो वापस मुझे सुना दो ना, अंग्रेजी की लाइन। कौन सी वाली? बा बा ब्लैक शीप। नहीं, और कोई इच्छा हो रही हो आपकी तो। आरसी कूपलैंड का स्टेटमेंट अंग्रेजी में बोला था ना कल, है ना, बोल जाओ एक बार। कौन बोलेगा? हिंदी वाले तैयार हैं बोलने के लिए। क्या है? राष्ट्रवाद अंग्रेजों का, ब्रिटिश साम्राज्य का बच्चा है जिससे उन्होंने, नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज एंड ब्रिटिश अथॉरिटी ब्लेस्ड इट्स क्रेडल। यही थी, ठीक है। चलो चलें आगे। चलिए, दो बातें देख ली थी, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। चलो, दो कारण हो चुके थे, अब हमको बात करना है तीसरा कारण। और वो कौन सा है? तो देखो एक बार, दो कारण बता चुका था ना मैं आपको। भारत की प्रशासनिक एकता। भारत की कौन सी एकता? केवल और केवल सुनना है और समझना है। लाइन तो इतनी सी है कि प्रशासनिक एकता के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या है पहले ये समझो। हम बात कर रहे हैं 1885 से किसकी? पहले की। तभी तो 1885 में आंदोलन स्टार्ट हुआ। इससे पहले की बात कर रहे हैं, 1885 से पहले की। सुनना, 1885 से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो भारत जो है, आप ऐसा समझिए कि अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया जो है 1855 से पहले इंडिया में दो प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म जो है वो स्टैब्लिश थी। कौन सी दो प्रकार की? एक तरफ तो आप ऐसे समझ लो, एक तरफ तो था भारत में क्या, और एक तरफ भारत में क्या हुआ करती थी? क्या हुआ करती थी? मोटे मोटे तौर पर तो दो ही एरिया है। एक कौन सा है? ब्रिटिश प्रांत, और एक क्या है? देसी रियासतें। अब मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए आप, बहुत ही बेसिक सी बात है। अगर ब्रिटिश प्रांतों की मैं बात करूं तो मुझे बताइए, ब्रिटिश प्रांतों में शासन किसका हुआ करता था? गवर्नर का। जबकि रियासतों में किसका हुआ करता था? अच्छा, ठीक है। ब्रिटिश प्रांतों में चलेगी किसकी? ब्रिटिश प्रांतों में किसकी चलेगी? गवर्नर की। और रियासतों में राजाओं की। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा यार इसका मतलब है जो गवर्नर होगा वो गवर्नर शक्तिशाली है। गवर्नर क्या है? शक्तिशाली। गवर्नर क्या है? शक्तिशाली।
अब जब ये गवर्नर शक्तिशाली है, इसका मतलब है जो भी गवर्नर बनेगा, जैसे मान लीजिए गवर्नर कौन बना, क्लाइव, या फिर गवर्नर कौन बना, जैसे मान लीजिए हेस्टिंग्स, कौन बना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं। मैंने क्या कहा, राजाओं में यानी रियासतों में तो अंग्रेजों का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था, क्योंकि ये डायरेक्ट उनके अंडर आते नहीं थे। बचा क्या, प्रांत। प्रांत किसके अधीन आते थे, गवर्नर। मान लीजिए कोई भी गवर्नर है, कोई भी गवर्नर है। अब अगर कोई गवर्नर अपने पावर का यूज बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है तो इसका मतलब वो बढ़िया गवर्नर है, और अगर कोई गवर्नर अपने पावर का यूज जो है वो बढ़िया तरीके से नहीं कर रहा है तो वो घटिया गवर्नर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यूं समझो उसको कि अभी मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करूं, समझना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो भाई का नाम पूरे विश्व में फेमस है या नहीं? आज भाई को कौन नहीं जानता, आप जानते हो कौन? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र भाई। गांधी जी कब से भाई हो गए, तो बापू बापू, अरे हाँ मोदी, ना 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 ना, नरेंद्र भाई। अब ठीक है, हाँ चलो आगे चले, चलो अब सुनो इधर, प्रधानमंत्री पहले मनमोहन सिंह जी थे, 10 साल थे, अभी 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी थे। पद वही है प्रधानमंत्री। उन 10 सालों में भारत विश्व में उतनी बुलंदियों पर नहीं था जितना हाल ही में इन 10 सालों में भारत विश्व के पटल पर जो नई बुलंदियां, नए आयाम जो छू रहा है, जो हाल ही के दशक में देखने को मिला। इसका मतलब डिपेंड किस पर करता है, व्यक्ति पर या पद पर? व्यक्ति पर डिपेंड करता है। इसका मतलब चीजें व्यक्ति के अकॉर्डिंग बदलती रहती है ना। अंग्रेजों को भी यही लग रहा था, अंग्रेजों को लग रहा था कि यार क्लाइव पावरफुल है, क्लाइव का दिमाग तेज काम करता है तो उसने काम बढ़िया कर लिया, और हेस्टिंग्स का दिमाग नहीं है, ये भोट बुद्धि का है, इसका दिमाग बढ़िया काम नहीं करता तो ये काम ढंग से नहीं कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रशासनिक एकता स्थापित करने के लिए इन्होंने कहा व्यक्ति की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम सारा पावर किसको देंगे, पद को देंगे, पद को। गवर्नर का मतलब किसको देंगे, पद को देंगे। हम सारा पावर व्यक्ति को ना देकर किसको देंगे, पद को देंगे। दो बातें, एक तरफ तो मैं ये कहूं कि सारा पावर जो है वो सारा पावर आपके पास है, और एक मैं ये कहूं कि नहीं आपके पास नहीं है, आप जब तक इस पद पर हो तब तक आपके पास है। तो मुझे बताओ क्या दोनों बातों में अंतर है या नहीं है? पहले मुझे एक बात का जवाब दो, दोनों बातों में अंतर है या नहीं है? अब मुझे आप एक बात बताइए कि भारत में मान लीजिए 10 अलग अलग प्रांतों में 10 अलग अलग गवर्नर हैं, है ना, समझना। ये गवर्नर बुद्धिमान है तो इसने अपनी शक्तियों का उपयोग बढ़िया किया, तो ये व्यक्ति अपने आप में पावरफुल बन गया। ये व्यक्ति भोट बुद्धि का है, इसने काम बढ़िया नहीं किया तो इसका साम्राज्य या इसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा छोटा हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे एक व्यक्ति अपने आप में पावरफुल हो रहा है और एक व्यक्ति अपने आप में क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन्होंने कहा भाई हम प्रशासनिक एकता लाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेबिलिटी लाएंगे, प्रशासन में जो है वो यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, हम एक रूपता लाएंगे। और ये कैसे होगा, ये तब होगा जब हम पावर जो है वो सारा पावर किसको देंगे, आदमी को नहीं देंगे, पद को देंगे। जैसे समझो आमतौर पर राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, माफ करें, हाँ सर, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, क्या वर्तमान राष्ट्रपति को देगा या जिसका कार्यकाल पूरा हो गया उसको देगा, वर्तमान को? चलो राज्यपाल को त्यागपत्र देना ही नहीं, और वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, फिर नया राष्ट्रपति बना, तो अब राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? इसका मतलब व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी है, पद की वैल्यू। इन्होंने भी ये बात प्रशासनिक एकता को लागू करने की, और इन्होंने कहा हम किसको लागू करेंगे, तो हम अवैयक्तिकता को लागू करेंगे। किसको लागू करेंगे, अवैयक्तिकता को लागू करेंगे। याद रखिएगा, हम इम्पर्सनैलिटी यानी ये कह दीजिए कि हम किसी व्यक्ति में सारा पावर नहीं देंगे, हम सारा पावर किस में देंगे, पद में देंगे। यानी अब पावरफुल क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। या ये लोग पावरफुल होंगे, कौन होंगे, पद। इसका मतलब है मान लीजिए 2 लोगों को एक ही समय पर एक ही स्कूल में टीचर बनाया गया 3rd ग्रेड का,
ठीक है, एक कालू को बनाया गया और एक भूरी को बनाया गया, दोनों को 3rd ग्रेड में टीचर बनाया गया। समझना, क्या दोनों के अधिकारों में कोई अंतर है? क्या दोनों की सैलरी में कोई अंतर है? क्या दोनों के कार्य करने के तरीके में कोई अंतर है? नहीं, ना 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 ना, नहीं हो सकता। पढ़ाना उनको भी है, पढ़ाना उनको भी है। हाँ, कहीं कोई अंतर नहीं है। ठीक है, वो एक अलग है, उनको मैटरनिटी लीव मिलती है, अब पुरुषों को तो मिल नहीं सकती ना, दुर्भाग्य पुरुषों का है। चलो चलिए आगे। अब एक बार छोड़िए यार, चलो सुनो, पहले इसकी बात करते फिर उधर चलेंगे। हाँ, अब दो सारे लोग एक जैसे, इसका मतलब पावर किस में? पद में। 3rd ग्रेड टीचर का जो पद मिला उसमें पावर है या फिर व्यक्ति में पावर है? अब अगर मुझे बताइए, हम एक ही जैसी यूनिफॉर्मिटी लागू करेंगे, इसका मतलब प्रशासन में एक रूपता आएगी कि नहीं आएगी, या प्रशासन में फ्लैक्चुएशन आएगा? मुझे तो इस बात का जवाब दीजिए, एक रूपता आएगी या फ्लैक्चुएशन आएगा? एक रूपता। अच्छा, इसको आप ऐसे समझिए, है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण। जिम में जाते हैं आप लोग, सभी लोग? अच्छा, जिम में जाते हैं? कौन कौन गया हाल ही में? 1 साल के अंतराल में हाथ खड़े करो। बुलाया ही नहीं तो जाओ ना, बुलाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जाना चाहिए। हाँ चलो, अब सुनो इधर। मान लीजिए आपको किसी ने जिम ने बुलाया, समझना, आमतौर पर क्या होता है, हर व्यक्ति के लिए एक ही जैसी व्यवस्था होती है या नहीं? जैसे गाँव में अगर पंगत लगाकर लोगों को खाना खिलाते ना, तो ये देख लीजिए कि 90% लोग पंगत लगाकर ही खाते हैं, है ना। अब आप वहां पर अगर अकेले सोफा मंगाकर खाओगे तो एक रूपता नहीं रहेगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी ना। तो जब जीमने में एक रूपता है तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों नहीं है जी? होनी चाहिए ना। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने एक रूपता रखी, यानी प्रशासन में इन्होंने एक रूपता रखी, इससे क्या हुआ, इन्होंने बड़े बड़े पदों पर अपने लोगों को नियुक्त किया, भारतीय लोगों का बहिष्कार किया। इससे हमको गुस्सा आया और हमने मांग की कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। बात तो यही है। तो एक तरह से आप बात कर लीजिए किसकी, भारत में प्रशासनिक एकता, ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण है। इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिटी जो है उसको लागू किया, और ये सबसे बड़ा कारण था, याद रखिएगा। लिखिए, केवल एक पॉइंट लिखवाऊंगा, और वो क्या है, प्रशासनिक, ये लिखिए, भारत में प्रशासनिक एकता। एक लाइन लिखवाऊंगा, भारत में प्रशासनिक एकता, भारत में प्रशासनिक एकता। आशुतोष, भारत में प्रशासनिक एकता, आपने ये टॉपिक थोड़ी पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना? नहीं नहीं, आपका ध्यान कहीं और था, इसलिए मैंने जिज्ञासा बस पूछ लिया कि आपने क्या पता ये टॉपिक पढ़ लिया हो और पढ़ने में रुचि नहीं हो, रुचि कहीं और हो, इसलिए। चलें आगे, चलिए। भारत में प्रशासनिक एकता, ठीक है। एक लाइन लिखिएगा, पहले मैं लिख लूं फिर देखिएगा। लिखिए, पर्सिबल स्पीयर के अनुसार, इसमें एक लाइन लिखिएगा, इन्वर्टेड कोमा करके लिखिएगा। पर्सिबल स्पीयर के अनुसार, पर्सिबल स्पीयर के अनुसार, पर्सिबल स्पीयर के अनुसार अंग्रेजी प्रशासन, पर्सिबल स्पीयर के अनुसार अंग्रेजी प्रशासन की सबसे मुख्य, अंग्रेजी प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता, अंग्रेजी प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता अंग्रेजी प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता अवैयक्तिकता थी। लिखूं क्या? अवैयक्तिकता थी, अवैयक्तिकता थी।
अवैयक्तिकता थी। इसको अंडरलाइन करना, अवैयक्तिकता को, अवैयक्तिकता को अंडरलाइन करना। अवैयक्तिकता को क्या करना और लिखो, पद के महत्व को स्वीकारा, 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 पद के महत्व को स्वीकारा। किसके महत्व को स्वीकारा? पद के महत्व को स्वीकारा। यानी इन्होंने पद को पावरफुल बनाया, ना कि व्यक्ति को पावरफुल बनाया। और ये चीज कहलाती है क्या? अवैयक्तिकता। क्या कहलाती है? अवैयक्तिकता। याद रख लेना, ठीक है, अवैयक्तिकता। अब सुनो यहां पर, इसी को आधार मानते हुए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एडवर्ड बेवन। लिखना नहीं है आपको ये लाइन, है ना, एडवर्ड बेवन की, बस सुनना और समझना है ना। मतलब आप एक छोटी सी बात को समझो। आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। हम आज चाहे कितना ही अंग्रेजों को कोस लें, चाहे हम आज अंग्रेजों को कितना ही गालियां निकाल लें, चाहे हम आज अंग्रेजों को कितना ही भला बुरा कह दें, लेकिन क्या आप इस बात को झुठला सकते हो क्या कि आज भारत में जो शिक्षा का वर्तमान स्थिति है या शिक्षा का जो स्तर है वो अंग्रेजों की देन है? क्या आप इसको झुठला सकते हो? नहीं। क्या आप इस बात को झुठला सकते हो क्या कि धर्म में छुपी हुई कुरीतियों को दूर करने का श्रेय जो है वो अंग्रेजों को जाता है? क्या आप इस बात को झुठला सकते हो क्या कि जहां पर राजा महाराजा अपनी सेना लेकर नहीं पहुंच सकते थे, वहां अंग्रेज ट्रेन लेकर पहुंच गए, वहां पर उन्होंने ट्रेन की पटरियां बिछाई, रेलवे लाइन बिछाई। ये अपने आप में नए इन्वेंशंस है या नहीं? तो अंग्रेजों की कुछ हद तक बातें बढ़िया थी, लेकिन उन बातों से हम जागरूक हो गए, हम होशियार हो गए। उन्होंने हमको पढ़ाया तो हम होशियार हो गए, हम होशियार हो गए तो हमको पता लगने लग गया कि अंग्रेज हमें गुलाम बना कर रखते हैं, है ना। तो ये कब हुआ? जब अंग्रेजों ने हमारे लिए काम किया। अब एक बात तो ये है अवैयक्तिकता वाली, वहीं पर इस बात को एक अंग्रेज व्यक्ति हैं एडवर्ड बेवन, जो कहते हैं कि अंग्रेजी शासन लोहे का वो एक प्लास्टर है जिसने टूटे हुए भारत को उस समय तक जकड़े रखा जब वो अपने पैरों पर चलना नहीं सीख गया। सही बात है। आज हम जिस स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बात करते हैं या शिक्षा के जिस स्तर की आज हम बात करते हैं, यह बात 100% सही है कि अंग्रेज नहीं होते तो हम नहीं सीख पाते, है या नहीं? तो एडवर्ड बेवन यही तो कहता है कि भाई ब्रिटिश राज एक प्रकार का लोहे का वो ढांचा था जिसने तुम्हारे टूटे फूटे भारत को उस समय तक पकड़े रखा, जोड़ कर रखा, जिस समय तक तुम्हारी हड्डियां वापस जुड़ नहीं गई और तुम लोग चलने नहीं लग गए। नहीं तो अगर हम नहीं होते और हम भारत को एक नहीं करते तो तुम्हारे भारत के अलग अलग टुकड़े हो जाते, कोई पाकिस्तान वाला हो जाता, कोई इधर बंगाल वाला हो जाता, कोई दक्षिण भारत के हो जाते। तो हमारे इसके लिए भी हमको थैंक यू बोलो कि हमने तुम्हारे भारत को बचा कर रखा। तो अब कभी मिले अंग्रेज तो थैंक यू बोल देना, ठीक है। फिर पहले पूछना तुम इंग्लैंड के हो क्या, ब्रिटेन के हो क्या, तो इस हाँ पता चले तुम रशियन को बोल जाओ थैंक यू, कोई रूस से आए और तुम उसको बोल जाओ हाँ हाँ, उनको ही बोलते हो, पर रशियन को तो थैंक यू क्यों ही बोलते हो और नहीं बोलना रे। चलो आगे, चलो आगे, चलो वो तो अपने मित्र हैं जी रशिया वाले, तो उनको तो क्या बोलना। चलो, तो एडवर्ड बेवन का जो स्टेटमेंट है वो बढ़िया स्टेटमेंट है। चलें आगे, चलिए। एडवर्ड बेवन का स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलो, तो अभी जो मैंने ये वाली बात बताई थी, कौन सी, भारत की प्रशासनिक एकता, ये वाली बात क्लियर है जो मैंने बताई थी, है ना। चलो अब चौथे नंबर पर बात करते हैं, भारत की राजनीतिक एकता। नंबर 4 पर हम लिखते हैं, आपको नहीं लिखना है, पेन कॉपी तो ऐसे हिलाते हो जैसे आगे की लाइन भी लिखी लोगे। भारत की राजनीतिक एकता, सुनिए, पहले हमने कौन सी एकता देखी, प्रशासनिक। ये कौन सी एकता है? अच्छा, प्रशासनिक और राजनीतिक एकता में अंतर बताओ।
ये पॉलिटी से रिलेटेड है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से। ऐसा कौन बताएगा? हितेश, पहले पढ़ लिया है ना आपने, है ना? पहले पढ़ा हुआ है। बताओ 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 बताओ। राजनीतिक एकता, थोड़ा जोर से बोलो ना। अच्छा, ये इधर मान लो पाकिस्तान वाला एरिया, अपने भाई, प्यारे छोटे भाई, ठीक है? ये इधर दक्षिण भारत, इधर पूर्वी भारत, इधर पश्चिमी भारत। अच्छा सुनो, यातायात नहीं था, रेल डाक तार नहीं था, क्या ये लोग यहां के लोगों की संस्कृति को जानते थे? क्या ये लोग यहां के लोगों की संस्कृति को जानते थे? जानते थे क्या? नहीं। जब इन्होंने पूरे भारत में यहां पर रहने वाले लोग, यहां पर रहने वाले लोग, इधर रहने वाले लोग और इधर रहने वाले लोगों में एक ही जैसी व्यवस्था को लागू किया, है ना? एक ही जैसी व्यवस्था, क्योंकि मैंने कौन सी एकता बताई? राजनीतिक एकता। और मैं भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि भाई जितने भी प्रांत थे, उन प्रांतों में तो किसको नियुक्त किया? गवर्नर को। और जितनी भी रियासतें थी उनमें कौन थे? राजा। तो राजाओं के साथ कैसा नियंत्रण था इनका? अप्रत्यक्ष। यहां पर इनका नियंत्रण कैसा था? प्रत्यक्ष नियंत्रण था। तो क्या ये प्रांतों में प्रत्यक्ष नियंत्रण केवल इस तरफ वाले प्रांतों में ही था या पूरे भारत में था? पूरे भारत में था। जब रियासतों में अप्रत्यक्ष नियंत्रण था तो केवल पूर्वी भारत में था या पूरे भारत में था? पूरे भारत में। अरे भाई मुझे एक सीधी सी बात का जवाब दो कि भाई ये पूरा भारत है, ये पूरा भारत है, इस पूरे भारत में आईएएस तो एक ही तरह से बनते हैं, हाँ या ना? इसका मतलब अगर कोई कश्मीर का आईएएस बन रहा है और कोई इधर कन्याकुमारी का आईएएस बन रहा है, क्या दोनों के आईएएस बनने की प्रक्रिया अलग होगी? बताओ ना। नहीं। इसका मतलब है पूरे भारत में जो घटनाएं घटित हो रही है वो तो एक ही जैसी होगी, है ना? अब प्रांतों में सीधी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में था और रियासतों में अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में था। तो वो पाकिस्तान में भी था, यानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भी था और दक्षिणी क्षेत्र में भी था। वो तो दोनों क्षेत्रों में था या नहीं था? यानी वो तो पूरे भारत में एक जैसा था। और जब पूरे भारत में आप एक जैसी व्यवस्था लागू करोगे तो मुझे बताओ, क्या परेशानी केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को होगी या पूरे भारत के लोगों को होगी? क्योंकि व्यवस्था तो पूरे भारत में एक जैसी है। गवर्नर तो क्या केवल जम्मू कश्मीर में ही है, राजस्थान में नहीं है ना? तो हर जगह तो वही व्यवस्था लागू होगी। और यही कारण है कि जब राजनीतिक एकता को लागू किया तो हर व्यक्ति को एक जैसी, एक समान समस्या का सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा? एक जैसी समस्या का सामना करना पड़ा। अब आप इसको ऐसे समझ लो, अब आप इसको ऐसे समझ लो, मान लीजिए किसी दो जगह पर दो बड़े बड़े पदाधिकारी काम कर रहे हैं, दो जगह पर, दोनों के पास सेम पावर है, दोनों के पास सेम अधिकार है, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों अंग्रेजों के गुलाम, दोनों को कह रखा है कि लोगों को कूटो और लोगों से लगान लाओ। ठीक बात? तो दोनों लोगों को कूट रहे हैं, दोनों लोगों का लगान ला रहे हैं जबरदस्ती। दोनों जगह के लोग परेशान हैं। एक दिन दोनों जगह के लोग मिल गए, शाम को 8 बजे बाद दोनों एक जगह पर मिल गए। दोनों कौन? एक दूसरे क्षेत्र का और एक दूसरे क्षेत्र का, दोनों एक जगह मिल गए। तो जब दोनों एक जगह मिले तो क्या दोनों की समस्या अलग अलग होगी या एक होगी? एक होगी। अब मुझे बताओ, पूरे भारत में रहने वाले लोगों की समस्या अलग अलग होगी कि एक होगी? क्योंकि सारे लोग गुलाम किसके? शासन किसका? तो वो तो पूरे भारत में एक जैसा है ना। तो अंग्रेजों के इसे शोषण करने से हमारे बीच एकता बढ़ी, हम लोग पास आए। एक व्यक्ति ने कहा, यार क्या दिक्कत है, जो कल अंग्रेजों ने खूब कूटा रहे, जो मेरे को ही कूटा, वह आ जा बैठ। एकता बढ़ी।
बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ऐसे पूरे भारत में लोगों की एकता बढ़ी, और जब पूरे भारत के लोग एक हुए तो हमने राष्ट्रीय आंदोलन की मांग की जी, है ना। बाकी अगर हम सब लोग अलग अलग होते तो राष्ट्रीय आंदोलन की मांग कैसे करते? हाँ या ना? और मैं एक बात बताऊं, जब लोगों के दुख एक जैसे होते हैं उनमें मित्रता जल्दी हो जाती है। जब लोगों के दुख दर्द एक जैसे होते हैं उनमें मित्रता बहुत जल्दी होती है, हमेशा ध्यान रखना। आम तौर पर यह बात आप गांठ बांध लीजिए, अगर आपका कोई मित्र है जो आपके पास बैठा है ना, तो भले इधर नहीं देख रहा है ना, आपका कोई मित्र है जो आपके पास बैठा है, आपका वो मित्र इसी वजह से क्योंकि आपके और उसके लक्षण थोड़े मिलते हैं। हाँ या ना? सही बात है। अगर आपके लक्षण नहीं मिलते तो आप नहीं बैठते, है कि नहीं? कोई आप कैसे यूं चिमटियां काटता बैठते पास? नहीं। आशुतोष कभी नहीं, है या नहीं? सही बात है। तो ध्यान रखना, जब लोगों के दुख एक जैसे होते हैं, जब लोगों के दर्द एक जैसे होते हैं तो लोगों में मित्रता हो ही जाती है। सही बात है। मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसने 4-5 बार परीक्षा दे रखी है आरएएस की, या 2-1 बार दे रखी है और वो असफल हुआ। आप आज कोचिंग आ रहे हो, आपका वो मित्र है, वो आपको मिला और कहा क्या कर रहा है? कोचिंग जा रहा हूं। अरे कुछ नहीं होता रे कोचिंग जाने से, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अरे ज़्यादा नोट्स वोट्स इकट्ठे नहीं करने, एक आध किताब इस पढ़नी। पर आपने ध्यान नहीं दिया उसकी बात का, आपको लगा ये असफल आदमी, इसकी तो बात हम क्या ही माने, है ना। फ़ोन ऊपर रख दीजिए, फ़ोन ऊपर रख दीजिए आप, है ना। हाँ चलिए, तो आपको लगा कि यार इसकी बात तो क्या ही माने, है तो असफल आदमी है। आपने परीक्षा दी, पता चला अपना भी डब्बा गोल। फिर अपने एक दिन उससे मिले, फिर उसने कहा क्या रहा? कुछ नहीं रहा रे, एक ही किताब पढ़नी चाहिए आदमी को, है या नहीं? इसका मतलब जब लोगों के दुख और दर्द एक रहते हैं तब उनमें मित्रता बहुत जल्दी हो जाती है। अब मुझे बताओ, जब राजनीतिक एकता हुई, अंग्रेजों ने तो अपने फायदे के लिए गई, लेकिन इससे फायदा किसको हुआ? हमें, है या नहीं? चलो केजीएफ देखिए, केजीएफ देखी है सभी लोगों ने या नहीं देखी है? नहीं देखी है? देखा करो, फिल्में देखनी चाहिए। जब वो माइंस में जाते हैं सोना निकालने के लिए, फिर जब वो सबके डंडे पड़ते हैं, वो पीटते हैं ना सब लोगों को, तो लास्ट में वो सारे जिनको पीटते हैं वो लोग एक हो जाते हैं और एक होकर विद्रोह करते हैं, होते हैं। वो सारे लोग एक क्यों हुए? क्योंकि उनके दर्द एक जैसे थे, दुख एक जैसा था, है या नहीं? बस यही तो पॉलिटिकल यूनिटी है। और क्या है? लिखो राजनीतिक एकता, लिखो राजनीतिक एकता। केजीएफ दिखाऊं? नहीं, लिखो भारत में राजनीतिक एकता, भारत में राजनीतिक एकता। लिखो, अंग्रेजों ने एक लाइन लिखनी है, हिमालय से कन्याकुमारी, हिमालय से कन्याकुमारी। पता है कन्याकुमारी किधर है? दक्षिण में। चलो, अंग्रेजों ने हिमालय से कन्याकुमारी, व ये वाला है ना, हिमालय से कन्याकुमारी, ये हिमालय से कन्याकुमारी व खेबर, खेबर एक दर्रा पड़ता है इधर, पता है? दर्रा, दर्रा पास, खेबर दर्रा। आपको पता है? सुनो, भारत में जितने भी आक्रमण हुए वो सारे कहां से हुए? इधर से होते थे। इधर से कभी आपने सुना है क्या भारत पर इधर से आक्रमण हुआ? या कभी सुन लिया हो इधर से आक्रमण हुआ? या कभी सुन लिया हो इधर से आक्रमण हुआ? कभी सुना? नहीं। इधर से आक्रमण क्यों नहीं हो सकते हैं? एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है जी। पानी में तो सेना को कैसे तैरने के लिए भेजोगे? उस समय की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। आज के लोग नहीं सर, हम तो पनडुब्बी में आएंगे। मैं आज की बात नहीं कर रहा, है ना। उस समय तो कैसे आएंगे? नहीं आ सकते थे। इधर से हिमालय था अपने लिए,
पूरा खड़ा आए कैसे आदमी, इतना तो हिमालय चढ़ो और फिर उतरो, पता चला आधी सेना तो पीछे रह गई, है कि नहीं, इसलिए कोई आता नहीं। बच्ची कौन सी जगह, पाकिस्तान वाली, खैबर दर्रा। इसीलिए जितने भी भारत पर आक्रमण हुए सारे इधर हुए। बदकिस्मती हमारी, क्या हम पढ़ते थे यहां पर, राजस्थान यहीं पड़ता है ना, यहीं पड़ता है। बदकिस्मती हमारी। आप लोगों ने पढ़ा होगा राजस्थान में सबसे ज्यादा युद्ध किस किले पर हुए, बटनेर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ वाला। क्यों? क्योंकि बेचारा हनुमानगढ़ बीच में पड़ता था, हर कोई आता जाता कूद जाता, बीच में पड़ता था वो, तो वो बदकिस्मती हमारी, क्योंकि रास्ता वही, अब आप जाओ किधर, इसीलिए उसको युद्ध लड़ना पड़ता था। ये सबसे बड़ा कारण है, ध्यान रखना। और खैबर दर्रा आपने बहुत सारी बार पढ़ा होगा यहां पर, है ना। लिखो अगला, क्या लिखा, हिमालय से कन्याकुमारी व खैबर दर्रे से बंगाल तक, व खैबर दर्रे से बंगाल तक, व खैबर दर्रे से बंगाल तक, खैबर दर्रे से बंगाल तक भारत में एक रूपता स्थापित की, भारत में एक रूपता स्थापित की। भारत में क्या स्थापित की, एक रूपता स्थापित की। किसने की, अंग्रेजों ने की। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया जब उन्होंने पूरे भारत में एक रूपता स्थापित कर दी तो सीधी सी बात है भारत के लोग जागरूक होने ही थे, है या नहीं। चलो, तो प्रशासनिक एकता, राजनीतिक एकता। फिर लिखो, लिखो क्या, फिर देखो अगला, पांचवा ही है ना, यातायात के साधन। सुनो किसकी बात कर रहा हूं मैं, यातायात के साधन, समझना। भारत में बहुत ज्यादा यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, हुआ करते थे क्या, नहीं। अरे आप तो आज के अपने दादाजी के समय की बात कर लो, जिस समय देश आजाद हो चुका था, है ना, उस समय भी आप, विश्वास हो नहीं हो तो अपने दादाजी से पूछना आपकी बारात किस में गई थी, बैलगाड़ी, है कि नहीं। अधिकांश लोगों की बैलगाड़ियों में ही गई। आज पैसा हो गया होगा जिनके पास हुआ, जो इतना पहले नहीं था पैसा, ठीक है। और चलो मान भी लिया जाए का उनके दादाजी के समय पैसा हुआ भी होगा तो ट्रैक्टर हुआ होगा उनके पास, ठीक है। इससे बड़ा कोई साधन नहीं था उस समय, ट्रैक्टर ही था, ठीक है। तो उस समय लोग किस में जाया करते थे, बैलगाड़ी में। अब मुझे बताओ, कोई गुजरात का आदमी बैलगाड़ी में बैठकर बंगाल चला जाएगा पता चले 2 जोड़ी बैल तो रास्ते में ही मर गए, है कि नहीं, मुश्किल है ना, सही बात है। या घोड़ा गाड़ी, कोई सी गाड़ी नहीं ले जा सकती वहां इतनी दूर। या कोई मुझे बताओ, कन्याकुमारी का आदमी की इच्छा हो कि मैं लाहौर घूमने जाऊं, क्या जा सकता था, जा तो सकता था, वापस आने की गारंटी नहीं, है कि नहीं, क्योंकि इतने साधन नहीं थे। अब मुझे एक बात का जवाब दो, जब यातायात के साधनों का बहुत ज्यादा विकास हुआ यातायात बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, और जब यातायात के साधन बहुत ज्यादा डेवलप हुए तो इसका मतलब है गुजरात का व्यक्ति जो है वो कहां जाने लगा, बंगाल। और ये उत्तर भारत का व्यक्ति जो है वो कहां जाने लगा, दक्षिण भारत में। अब सुनो, जब कोई व्यक्ति, गुजरात का व्यक्ति बंगाल में गया और बंगाल में जाने के बाद उसको पता चला कि यार हमारे यहाँ पर तो दहेज प्रथा होती है, जातिवाद होता है, हमारे यहाँ सती प्रथा होती है। इधर जाकर उसको पता चला कि यार हमारे इधर तो कोई सती प्रथा नहीं है, हमारे इधर तो कोई जातिवाद नहीं है, हमारे इधर तो कोई विधवा पुनर्विवाह जैसा कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे उधर नहीं है। तो लोग जागरूक हुए। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो वहां की परिस्थिति, परिदृश्य को समझने की कोशिश करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए गांवों में आज भी ऐसा ही होता है,
मैं बहुत सारे जगह का एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में आज भी महिलाएं घूंघट रखती है, देखा है सभी ने? कोई ऐसा? सलोनी जी फ़ोन रख दीजिए, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ। क्या आप ऐसा चाहेंगे कि मैं अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करूं? है? और आपको अपने साथियों से अलग कर एक अलग जगह पर बिठाऊं? नहीं? चलिए, हाँ, क्या बात चल रही थी? गांव में घूंघट। हाँ, सामान्य परिस्थिति तो यही है। गांव में आज भी लोग घूंघट तो रखते हैं, तरुण बाबू, रखते हैं गांव में आज भी लोग घूंघट, है ना? लेकिन मान लीजिए कोई फैमिली बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छी है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो घूंघट रखने के लिए कहे, वो मना भी कर सकते हैं। तो ये बात आपको कब पता चलेगी? जब आप वहाँ जाएंगे, जब आप उस सिनेरियो में जब आप वहाँ जाएंगे और वहाँ की परिस्थिति को समझेंगे। तो जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति गुजरात से कहाँ पर गया? बंगाल गया। तो बंगाल गया तो उसको पता चला जी बंगाल में क्या स्थिति है, या बंगाल वाले गुजरात आए तो उनको पता चला जी यहाँ क्या स्थिति है या नहीं? या फिर कोई हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति मद्रास गया तो उससे पता चला। लेकिन ये कब संभव हुआ? जब यातायात के साधन हुए। हालांकि यातायात के साधन अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाए, लेकिन यातायात के साधनों के कारण हम घूमने लगे तो हमको पता चला यार यहाँ के लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, यहाँ कम शोषण हो रहा है। तो हम वहाँ गए, हमने वहाँ के लोगों को जागरूक किया कि भाई आवाज़ उठाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि अब यातायात हो गया है तो हम बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे, है या नहीं? तो इसके लिए कितना बढ़िया काम किया ये यातायात के साधन ने। अंग्रेजों ने जितने भी काम अपने फायदे के लिए गए, उससे फायदा हमारा हुआ, हाँ या ना? प्रैक्टिकल बात तो यही है। लिखो अगला, यातायात के साधन। यातायात के साधन, यातायात के साधन, यातायात के साधन। यातायात के साधन लिखिए। डलहौजी के द्वारा, डलहौजी नाम सुना है? डलहौजी के द्वारा रेल, ट्रेन, छुक गाड़ी, है ना, रेल, डाक, तार, रेल, डाक, तार, रेल, डाक, तार सेवाओं को प्रारंभ किया। सेवाओं को प्रारंभ किया किसने किया? डलहौजी ने किया। चले, किसने प्रारंभ किया? डलहौजी ने। अब मुझे बताओ, अगर डाक नहीं होती तो फिर संदेश कैसे भेजते? मैसेज, है कि नहीं? फिर कबूतर के किस काम आता? सही बात है। तो ये डाक टिकट, ये जो डाक भेजने का काम है, ये डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया। अब मुझे बताओ, अगर लेटर आ रहे हैं तो मुझे बताओ, अगर कोई बंगाल से लेटर गुजरात भेज रहा है तो क्या वो ये नहीं लिखेगा क्या कि हमारे यहाँ लगान बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है? लिखेगा ना। तो इससे भी तो हमारे जितने भी लोग थे अवेयर हुए, अवेयरनेस आई हमारे लोगों में, और हमने अंग्रेजों के विरोध में काम किया। ठीक है, चलिए बस ये लाइन इतनी सी याद रखनी है। रेल, डाक, तार सेवा जो है डलहौजी के द्वारा शुरू की गई। अब सुनिए, अब मुझे बताइए, ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया बढ़िया काम था या बुरा काम था? भाई रेल तो बढ़िया है जी, उसमें दिक्कत कहाँ है? एक अंग्रेजी इतिहासकार है जिनका नाम है एडसीन आर्नोल्ड। एडसीन आर्नोल्ड एक अंग्रेजी इतिहासकार हैं, एडसीन आर्नोल्ड। वो कहते हैं कि भारत में रेलवे ने वो काम किया जो अकबर की दयालुता और टीपू की उग्रता नहीं कर पाई। हमने पूरे भारत को एक किया, जो अकबर इतना दयालु व्यक्ति था जो भी पूरे भारत को एक नहीं कर पाया, हमने किया है।
और जो टीपू सुल्तान दक्षिण में इतना खूंखार व्यक्ति था, जो भी भारत को एक नहीं कर पाया, वो हमने किया है, रेलवे ने किया है। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत को एक कर दिया। ये काम हमने किया है, तो थैंक यू बोलो हमको। ऐसा वो कह रहे हैं, तो कभी मिले तो बोल देना, अगर ट्रेन में आए हो तो, ठीक है। तो याद रखना, तो एडसिन आर्नोल्ड के द्वारा ये स्टेटमेंट जो कहा गया, ये हमारे लिए काम का है, याद रखना है हमको। लिखो एडसिन आर्नोल्ड, एडसिन आर्नोल्ड, आर्नोल्ड लिख दोगे काम चल जाएगा। आर्नोल्ड, एडसिन आर्नोल्ड। एडसिन आर्नोल्ड। चलें आगे, एडसिन आर्नोल्ड, ठीक है। लिखिए, भारत में रेलवे भारत में रेलवे ने वो कार्य किया क्या लिखा, जो अकबर की दयालुता वह टीपू की उग्रता नहीं कर पाई। जो अकबर की दयालुता, वह टीपू की उग्रता नहीं कर पाई। टीपू कौन? हाँ, अपना टीपू नहीं है, तुम कहीं टीपू कुछ और ही समझ लो। आशुतोष, टीपू का मतलब टीपू सुल्तान, है ना। हाँ, चलें पीछे। क्या नाम है आपका? शुभम। हाँ, सबसे लास्ट में सोम। चलिए, ये क्लियर है ये वाली लाइन तो। और लॉजिकल भी तो लगती है। अकबर इतना दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, फिर भी भारत को एक नहीं कर पाया क्या? नहीं। और टीपू इतना खूंखार गुस्सैल व्यक्ति, वो भी भारत को एक नहीं कर पाया। और वो काम किसने किया? अंग्रेज भले थे, कुछ हद तक तो भले थे, बढ़िया इस तो किया उन्होंने हमारे लिए, लेकिन वो भला उन्होंने इतना किया कि हम जागरूक हो गए, है कि नहीं? हम बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए। अब मान लीजिए कोई आपको रोज बताता है, रोज आपको कहता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो एक समय के बाद आप ज्ञानी हो जाते हो। फिर आप लोगों को कहते हो ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, है या नहीं? यही होता है। तो अंग्रेजों ने हमको जागरूक करने का खूब काम किया। रेल, डाक, तार, प्रशासनिक एकता, राजनीतिक एकता, शिक्षा का प्रभाव, सब कुछ बढ़िया काम किए। अब हम जागरूक हो गए। हमने कहा अंग्रेजों को अब बोलो, अब क्या चाहिए, है कि नहीं? तो ये जितने भी काम है उन्होंने अपने फायदे के लिए कहे, लेकिन इसमें फायदा किसको हुआ? हमें। ठीक है, याद रखना। चलो चलें आगे। अगला लिखो, शिक्षा का प्रसार। कितने हो गए? छह हो गए। छठा है, क्या छठा है? चलिए, शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार, पहले सुनो और समझो। अच्छा, शिक्षा से लोगों में जागृति कैसे आई? कौन बताएगा? शिक्षा से लोगों में जागृति कैसे आई? क्या अंग्रेजों ने शिक्षा नहीं दी, उससे पहले हम में जागृति थी ही नहीं? पर हैं? बोलो। अरे बोलो ना यार, मैं तो चाहता हूं आप कुछ बोलो, आप बोलते ही नहीं हो। बोलो। चलो, आप नए हैं? क्या नाम है? दीपशिखा। चलिए, मुझे भी देख लो थोड़ा। मैं तो चाह रहा हूं कि मुझे देखो आप। चलो थोड़ा देख लिया करो यार इधर। चलें आगे। चलो,
शिक्षा का प्रसार, मुझे ये कौन बताएगा शिक्षा के प्रसार से लोगों में जागृति कैसे आई? सीमा मैडम। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो, क्या अंग्रेजों को क्या भारतीयों को पहले नहीं पता था कि अंग्रेज जो कोड़े मार रहे हैं, दर्द हो रहा है, आजादी चाहिए इनसे? इसमें शिक्षा का क्या रोल है भाई? ये तो वो बिना शिक्षा के भी समझते हैं ना भाई, ये तो वो बिना शिक्षा के भी समझते हैं ना। क्यों आशुतोष भाई? गांवों में कोई भी अशिक्षित व्यक्ति क्यों ना हो, आप उसका शोषण कर रहे हो, क्या उसको समझ नहीं आएगा? तो शिक्षा ने क्या किया बताइए? एक 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 मिनट, एक मिनट। सलोनी जी, आपसे मैं सही उत्तर की अपेक्षा करता हूं। रास्ता नहीं पता था। तरुण बाबू, हितेश, हाँ अब आप बताइए। ठीक है, ठीक है, आप सबने बिल्कुल सही कहा है, गलत किसी का नहीं है। लेकिन मुझे एक बात का छोटा सा जवाब दो, जो मेरे मन में संशय है थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा उसको समझ नहीं पा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी मेरी ज्ञान वृद्धि करें। सुनिए, एक मद्रासी व्यक्ति जिसको हिंदी नहीं आती है और एक हिंदी भाषी व्यक्ति जिसको मद्रासी नहीं आती है, चाहिए दोनों को आजादी, कम्युनिकेट कैसे करेंगे? उस कनेक्टिंग लैंग्वेज का काम किया एजुकेशन ने, उस कनेक्टिंग लैंग्वेज का काम किया एजुकेशन ने। आजादी तो मराठियों को भी चाहिए थी, मद्रासियों को भी चाहिए थी, पंजाबियों को भी चाहिए, बंगालियों को भी चाहिए, हिंदी भाषी लोगों को भी चाहिए, लेकिन कनेक्टिंग कैसे, कनेक्ट कैसे करोगे एक दूसरे से? है कि नहीं? ऐसे थोड़ी करोगे। कैसे है? कुछ कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, है कि नहीं? सही बात है, बात करने से ही तो बात बढ़ती है या नहीं? तो बात करना चाहिए, ठीक है? मुझसे तुम कहीं और चले जाओ, है ना? तो कनेक्टिंग लैंग्वेज का काम किया या नहीं किया? हाँ या ना? भाई एक मद्रासी व्यक्ति जो है वो कैसे कम्युनिकेट करेगा हिंदी भाषी व्यक्ति से? थोड़ा मुश्किल है ना। चाहिए दोनों को आजादी, लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए जो को कनेक्टिंग लैंग्वेज का काम किया वो किसने किया? एजुकेशन ने। अब क्या हुआ, हिंदी वालों को भी अंग्रेजी आ गई और मद्रासियों को भी अंग्रेजी आ गई, है ना? तो हमने आवाज उठाई, वी वॉन्ट जस्टिस, है कि नहीं? हाँ, फिर हमने क्या, साइमन गो बैक, ऐसे नारे लगाए, क्योंकि हम सबको क्या आने लग गई? अंग्रेजी। तो एक कनेक्टिंग लैंग्वेज का काम किया अंग्रेजी ने, ये सबसे बड़ा कारण है। अंग्रेजों ने तो अपने फायदे के लिए अंग्रेजी पढ़ाई हमको, हम सीख गए, हम चंट पढ़ते थे, हम जल्दी सीख गए, हम सीख गए और अपने अपने लोगों को मिला लिया और कह दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, क्विट इंडिया, हाँ भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसा ये वो तो भारत छोड़ो तो हिंदी हो जाएगा ना, इसलिए। तो एक कनेक्टिंग लैंग्वेज का काम किया, संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी ने काम किया। क्लियर है? ये ज़्यादा बढ़िया है ना? गलत नहीं है आप लोगों का किसी का आंसर, लेकिन ये स्टेटमेंट या ये बात थोड़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसमें पूरे राष्ट्र की एकता की बात करेंगे, और पूरे राष्ट्र की जब एकता की बात की जाएगी तो कहीं पर कनेक्टिंग तो करना पड़ेगा ना लोगों को। कनेक्टिंग कैसे करोगे? आप आमतौर पर किसी व्यक्ति से बात करते हो या किसी व्यक्ति से बात करना आपको पसंद है, अच्छा लगता है, इसका मतलब आपकी और उसकी भावनाएं कहीं पर कनेक्टिंग है, हाँ या ना? लॉजिकल है, सही बात है। एक बहुत बढ़िया बात है, मैं कल किसी को सुन रहा था, कल मुझे एक बढ़िया बात लगी। हम बहुत सारी बार बोलते हैं
तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, है या नहीं? सबने सुना है ये वाला स्टेटमेंट, है ना? आप इसका नोशन समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, है ना? बहुत गूढ़ बात है, बहुत ज्यादा दर्शन के ऊपर बेस्ड है ये। लॉजिकल सोचिएगा, कोई आपको कहता है कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, जागो मोहन प्यारे, किन ख्यालों में डूबे हैं? मैंने कहीं आपकी दुखती रग तो नहीं छेड़ दी? फिर ठीक है, तो थोड़ा इधर देख लो यार। चलो, हाँ, तो मैं जो बात आपको कह रहा था, कोई कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, या तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। आप इसका एक सेकंड कॉन्टेक्स्ट सोचिए। दो लोग हैं, है ना, काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे, बॉन्डिंग बढ़िया थी, फिर एक व्यक्ति चला गया, तो इससे क्या दूसरा व्यक्ति मर गया? नहीं। क्या वो गया जो ऑक्सीजन की टंकी ले गया साथ? नहीं, नहीं ना। इसका मतलब ये जो लाइन है जो हम कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, या तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, तो फिर इस लाइन का मतलब क्या है? फिर इस लाइन का मतलब क्या है? बताओ मुझे, मुझे मतलब बताओ। ये इतनी आसान बात नहीं है जो आपको लग रही है। बातें इतनी आसान नहीं होती है, प्रेम को समझना बहुत मुश्किल है। कूड़े में आ जाओ। हाँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है। फिलॉसफी क्या कहती है, दर्शन क्या कहता है? दर्शन ये कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर हमें छोड़कर जाता है, और जब हम ये बार बार ये बात कहते हैं ना कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, एक्चुअली हम उस व्यक्ति को याद नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति से हमको कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली उस व्यक्ति के साथ होने से जो हमें कंफर्टनेस मिल रही थी, अब वो कंफर्टनेस हमको नहीं मिलेगी। हम एक्चुअली अपनी उस कंफर्ट जोन को मिस करते हैं, ना कि उस व्यक्ति को मिस करते हैं। आप इसको थोड़ा लॉजिकल और सोचिए। 2 साल बाद लोग उस बात को भूल जाते हैं, और मान लीजिए किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई, 2 साल बाद वो भूल गए उस बात को और वो आगे चले गए, फिर उनका कंफर्ट जोन कहीं और शिफ्ट हो गया, है या नहीं? ये सारा खेल शब्दों का है या नहीं? तो शब्दों का मतलब भावनाओं का है। तो आपको समझना है, जब तक चीजें कनेक्टिंग नहीं होगी तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी, हाँ या ना? बात तो सही है। तो अब कह देना कोई किसी के बिना नहीं मरता। हाँ, चले आगे, लिखो। क्या लिखना है? भारत में शिक्षा का प्रसार। लिखिए, डैश करके लिखिए। अंग्रेजी भाषा ने भारत में अंग्रेजी भाषा ने भारत में एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य किया। अंग्रेजी भाषा ने भारत में एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य किया। संपर्क भाषा समझते हैं? कनेक्टिंग लैंग्वेज, जिससे कम्युनिकेट करना बहुत इजी हो गया। ठीक है, किसके रूप में काम किया? संपर्क भाषा के रूप में, कनेक्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये यहां तक की बात क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने आपको कितने कारण बता दिए? 1857 की क्रांति का प्रभाव, फिर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव, भारत में राजनीतिक एकता, भारत में प्रशासनिक एकता, यातायात के साधन और शिक्षा का प्रसार। कितनी बातें हो गई? 6 बातें हो गई। पहले देख लो एक बार, इनमें कोई दिक्कत नहीं। अब तो एक एक लाइन की 3-4 बातें और है। एक बार जो अभी तक पढ़ाया एक बार उसको देख लो तुरंत, फिर उसके बाद मैं आगे की बात करता हूं जल्दी से। जो फोन चला रहे हैं या बातें कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो फोन नहीं चलाएं, बातें नहीं करें।
चलिए, क्या नाम है? क्या है, क्या बोले? संदीप। जोर से तो बोला कर रहे हैं, लड़कियां ही बढ़िया बोलती है आजकल है, जोर बुलंद होनी चाहिए आवाज। मेरे तो गला बैठ गया है ना, इसलिए। चलें आगे, इजी है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। हमने अभी तक क्या बात की कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन क्यों प्रारंभ हुए, क्या कारण रहे। तो हमने सबसे पहले देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से प्रारंभ हुए, तो उससे पहले की जितनी भी घटनाएं थी वो सारी घटनाओं को हमने कारण मान लिया। सबसे पहला कारण था 1857 की क्रांति, नंबर 1। फिर मैंने कहा भारत में ब्रिटिश शासन, यानी भारत में अंग्रेजों का शासन, इस वजह से भी हमारे भाव थोड़े हाव भाव चेंज हुए। फिर मैंने कहा भारत में प्रशासनिक एकता, भारत में राजनीतिक एकता, यातायात के साधनों का विकास और शिक्षा का प्रसार, हर तरीके से काम तो बढ़िया ही हुआ। उन्होंने हम उनके फायदे के लिए कहा, फायदा हमारा हो गया, है कि नहीं? सही बात है। चलें आगे, अगला लिखेंगे 7वें नंबर का लिखो, समाचार पत्र। सातवें नंबर का लिखो, समाचार पत्र। समाचार पत्र, समाचार पत्र। अच्छा, न्यूज़पेपर ने कैसे लोगों में जागृति पैदा की, कौन बताएगा? न्यूज़पेपर ने, आप बताइए। हाँ, अखबार पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ना चाहिए, अच्छी आदत होती है। फ़ोन चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं? चलाना चाहिए, ये बुरी आदत है। इसलिए हम हमेशा बुराइयों की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, मानवीय प्रवृत्ति है। अच्छाइयाँ जिम्मेदारी के साथ आती है, बुराइयाँ लापरवाही के साथ आती है। इसीलिए अच्छाई हमेशा किसी न किसी जिम्मेदारी को साथ लेकर आती है, और जिम्मेदारी आज कौन उठाना चाहता है? कोई नहीं है, या नहीं? इसीलिए अब उठा ली जो आपके भी जिम्मेदारी है, किसी की उठा रखी है? फिलहाल नहीं है। अच्छा, आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? जितेंद्र बाबू, पूरा नाम बताओ। जतिन, जतिन, ठीक है, जतिन बाबू। एक जतिंद्र मुखोपाध्याय हुआ करते थे, जिन्होंने शमशुल आलम को सरेआम गोली मार दी। बताऊंगा, क्रांतिकारी घटनाएं पढ़ाऊंगा तब, ठीक है? चलिए अब सुनिए पहले, समाचार पत्रों ने लोगों में जागृति कैसे पैदा की, ये आप बताइए मैडम। इधर आप ही से पूछ रहा हूं, मैं दिख रहा हूं? चलिए बताइए, समाचार पत्र ने लोगों में कैसे जागृति पैदा की? नहीं की? नहीं की ना? हाँ, पोहे खाने के काम आता है। हाँ, नहीं क्यों नहीं आता है? आता है। अरे कभी कभी तो समोसे बिना चटनी वाले भी आ जाते हैं, है कि नहीं? हाँ। अच्छा, कौन बताएगा मुझे कि भाई समाचार पत्रों ने लोगों में जागृति पैदा की कैसे? तरुण बाबू। ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन सही उत्तर नहीं है। जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय न्यूज़पेपर अपने ही एरिया में चलते थे, ना कि एक जगह से दूसरी जगह।
हर एक लोकल जगह का अपना न्यूज़पेपर चलता था, ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंग्रेज जो शोषण कर रहे हैं लोगों का, उसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से वो कहां पहुंचाते थे? आम जनता। और जब वो आम जनता के पास पहुंच जाता था तो फिर आम जनता को पता चल जाता था कि भाई यहाँ पर ये विद्रोह हुआ, इतना नुकसान हुआ, हमको भी कल आवाज उठानी है। तो जो घटना जहां पर केवल एक निश्चित क्षेत्र पर सीमित थी, अब वो उस पूरे एरिया में पता चल गई। मैं नेटिव की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस समय की मैं बात कर रहा हूं ना, उस समय वर्नाक्यूलर चलता था। क्या चलता था? वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर मतलब नेटिव लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में। मद्रास में मराठी है ना, ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा में वहीं के लोकल न्यूज़पेपर चलते थे। अब मुझे बताओ, अगर मद्रास में माफ करें, महाराष्ट्र में मराठी चल रहा है, तो इसका मतलब मराठी भाषी लोग तो पढ़ ही लेंगे भाई, जिनको मराठी आती है वो तो पढ़ ही लेंगे ना, तो कम से कम उनको तो सारी चीजें पता चली जाएगी कि भाई यहाँ क्या चल रहा है। और यही कारण है कि अंग्रेजों ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया और स्थानीय भाषा में चलने वाले सभी समाचार पत्रों को बंद कर दिया, क्योंकि इससे लोग ज्यादा पढ़ते थे, है या नहीं? ये सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन था। ठीक है, तो लिखो यहां पर समाचार पत्र में, समाचार पत्र में स्थानीय भाषा में प्रचलित समाचार पत्रों से स्थानीय भाषा, उठा लूं? लो, ये आप नए हो ना इसलिए उठाया, बाकी सब लोग जानते हैं, मेरे कंपनी के ही फोन आते हैं, बढ़िया बनती है। चलो, बाकी कभी भी मन करे ऐसे तो बोल देना, मैं ऑन कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे चलो। चलिए, क्या लिखा? स्थानीय भाषा में प्रचलित समाचार पत्रों, स्थानीय भाषा में प्रचलित प्रचलित समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रचलित समाचार पत्रों के माध्यम से जनता में जागृति उत्पन्न हुई। जनता में जागृति, भाई लोगों में जागृति तो आई ना, मराठी तो मराठी भाषा में ही पढ़ेगा, ऐसे। चलो, जागृति उत्पन्न हुई। लिखो, जैसे दो चार नाम लिखा दूं? लिखो, जैसे केसरी। केसरी किसका है? अरे केसरी समाचार पत्र किसका है? है? क्या बोले? प्रतीक? मोदी? अरे केसरी बाल गंगाधर तिलक का है, भूप सिंह। राजस्थान के इतिहास को छोड़ो, भारत का इतिहास है ये। लिखो केसरी, लिखा केसरी? ठीक है। अरे नाम नहीं लिखना तिलक साहब का, ना 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 ना, मैं आगे वैसे ही पढ़ाऊंगा। जितना जरूरी है उतना ही लिखो। एक जगह सारी चीज लिखवाने से क्या होता है, जैसे मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपको तिलक साहब आ गए और मैं तिलक साहब के बारे में चेप दूं 5-10 बातें, उससे काम नहीं चलेगा, उससे आपका ये टॉपिक और बड़ा हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि मैं आपको तिलक साहब को अलग पढ़ाऊं, ताकि कम से कम आपके पास ये तो रहेगा आप तिलक साहब को अलग पढ़ो, ताकि ये आपको याद रहे तिलक साहब आता है कि नहीं आता है हमको। या तो आपको तिलक साहब आएगा और ये नहीं आएंगे, आधा आएंगे आधे नहीं आएंगे वाला कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए बाद में पढ़ाऊंगा और पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा बाल गंगाधर तिलक, इसलिए नहीं लिखना है। ठीक है, क्या लिखा? केसरी। लिखो बंगाली। बंगाली, बंगाली बंगाली। द हिंदू आज भी आता है, द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर है, आज आता है द हिंदू। कभी मौका मिले, इंग्लिश वाले कौन है हाथ खड़ा करें? इंग्लिश मीडियम, अरे हाथ खड़ा करो। और देश के भविष्य, जोर से यूं, जोर से यूं करो, एक और दो, बस 2 3
चार चार चार। अगर आप लोगों को मौका मिले तो द हिंदू का एडिटोरियल पेज हमेशा पढ़ा करें। रोज शाम को आधा घंटा निकाल के उसका जो एडिटोरियल पेज आता है वो पढ़ा करें, इंग्लिश वाले। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। अपने राजस्थान पत्रिका में संपादकीय पृष्ठ पढ़ा करें, ठीक है। चलो, है ना, बहुत बढ़िया चीज आती है, बहुत बढ़िया चीज आती है। हम लोग पढ़ते नहीं हैं। आप लोगों को अगर अखबार पढ़ने के लिए देखा दिया जाए, और आपको जो पसंद है क्रिकेट, तो सीधा पीछे का पन्ना खुलता है, स्कोर है कि नहीं? हाँ। या किसी को रंगारंग कहानियां पढ़नी है, हाँ, कि मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, ऐसी कुछ बातें पढ़नी है, तो फिर वो रंगारंग पृष्ठ ही पढ़ते हैं खोल के, है या नहीं? हाँ। तो सबके अपने अपनी रुचियां हैं, उसके अनुसार देख लें आप। बाकी मेरे हिसाब से तो आप संपादकीय पृष्ठ पढ़ें। आज पढ़ना समझ नहीं आएगा, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन 5 दिन बाद आप उसके बारे में सोचने की समझ डेवलप कर पाओगे, चीजों के बारे में समझ पाओगे, है या नहीं? सही बात है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब देना। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा, रुपया। इसीलिए तो अर्थव्यवस्था में हम पैसे, रुपये, इन्हीं की बात करते हैं, यही बात करते हैं। चलो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अर्थ का मतलब क्या है? पैसा। और पैसा कहां से कमाया जाता है? मजदूरी से। कहां से? श्रम कमाया जाता है। समझना, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है कि भाई अर्थ का मतलब होता है पैसा, और पैसा मजदूरी या श्रम से कमाया जाता है। और इसको हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में, यानी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। यही चीज है। एक जीप वाला व्यक्ति, या फिर ऐसे समझ लो, जीप नहीं, एक ऑटो वाला व्यक्ति, एक ऑटो वाला व्यक्ति ऑटो लेकर जा रहा है, ठीक है। चढ़ाई पर उसका ऑटो बंद हो गया, वो ऑटो को धक्का दे रहा है, ऑटो उससे ऊपर नहीं चढ़ रहा है, पीछे एक व्यक्ति आ रहा है। उस व्यक्ति ने ऑटो को धक्का दिया और ऑटो ऊपर चढ़ गया और ऑटो चला गया। आप इस श्रम में किसको काउंट करोगे? ऑटो वाला जो धक्का दे रहा था उसको, ऑटो वाला जो धक्का दे रहा था उसको, या वो व्यक्ति जो धक्का दे रहा था उसको? लॉजिकल है। दीपशिखा बताएं, स्कूटी चलाते हैं? बताइए। हाँ बोलिए। पड़ोसी की सहायता ले सकते हैं आप। सोम बताओ, लॉजिकल थोड़ा सोचो तो सही। आप दिमाग ये दिया है, इसका कुछ उपयोग भी तो कर लिया करो रे। अच्छा सुनो, मैंने आपको क्या बताया। हम अर्थव्यवस्था में अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ का मतलब पैसा। पैसा किससे कमाया जाता है? मजदूरी या श्रम से। श्रम या मजदूरी है ना, उससे जो पैसा आता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक ऑटो वाला ऑटो चला रहा था, चढ़ाई पे चढ़ रहा है, ऑटो बंद हो गया, वो धक्का लगा रहा है। कितनी बार ठीक है ठीक है ठीक है बोलते रहेंगे? मैं कुछ बोलूं ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब सुनो इधर। अब सुनो, जैसे उसको वो ऑटो वाला धक्का दे रहा था, है ना, उससे ऊपर नहीं जा रहा है ऑटो, पीछे एक आदमी आ रहा था, उसने मदद किया, धक्का दिया और ऑटो ऊपर चला गया। ऑटो कहां चला गया? ऊपर चला गया। अब मुझे बताओ, आप इनमें से किसको श्रम में काउंट करोगे?
श्रम में आप किसको काउंट करोगे? तो पैसा श्रम से ही मिल रहा है ना, तो आप श्रम में किसको काउंट करोगे? ऑटो वाले को, ऑटो वाले को काउंट करोगे। क्यों? क्योंकि पैसा किसको मिल रहा है? ऑटो वाले को, ऑटो वाले को मिल रहा है। हम इकोनॉमिक्स में सिर्फ वही चीजें पढ़ते हैं जिससे हमको पैसा मिलता है। इकोनॉमिक्स पूरा इसी पर काम करता है। कभी मौका मिले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना, मांग की लोच पढ़ना। कभी मौका मिले इकोनॉमिक्स में तो पढ़ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच कैसे काम करती है, आपको समझ आएगा। मैं जो आपसे जानना चाहता था वो यही था कि आप एक बार सोचने की कैपेबिलिटी तो डेवलप करिए। उस पीछे चलने वाले व्यक्ति ने जो मदद की, क्या उसको मदद के बदले पैसा मिल रहा है? नहीं। लेकिन वो व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है, जो ऑटो को धक्का दे रहा है, वो जा रहा है, वो किसी व्यक्ति को लेकर जाएगा और उसे उसके बदले में पैसा मिलेगा। श्रम कर रहा है, श्रम कर रहा है तो उसको पैसा मिलेगा, है ना। लेकिन आपको ये बात सोचने समझने की कैपेबिलिटी डेवलप करनी, तभी चीजें आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगी। हाँ करता है, लेकिन वो पेसिव, एक्टिव नहीं है, वो पेसिव है। एक्टिव फॉर्म में कहाँ है, वो तो पेसिव है। चले, चलो आगे चलिए। हाँ जी, अब सुनिए। तो क्या नाम लिखा अपन ने? केसरी, बंगाली, द हिंदू, इंदु प्रकाश, इंदु प्रकाश, इंदु प्रकाश, इंदु प्रकाश, द अमृत बाजार पत्रिका, द अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार, बाजार मार्केट, अमृत मार्केट पत्रिका। चले, अमृत बाजार पत्रिका। कैसी पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, याद रख लेना, खूब है इतनी अपने काम की, इससे ज्यादा नहीं। और खूब है लेकिन समझने के लिए इतनी खूब है। पत्र पत्रिकाएं पढ़ाऊंगा, उसके बारे में देख लेंगे। अब सुनो इधर, ठीक है। तरीके से पढ़ना, चीज़ों को बहुत आराम से और धीरे धीरे पढ़ना। अब आरएस नहीं आएगी 1 साल, अब सब इंस्पेक्टर नहीं आएगी 6 महीने। 6 महीने आपके पास मौका है लगातार पढ़ने का और 6 महीने के बाद नौकरी लगने का। अगर ये 6 महीने मौज मस्ती में निकाल दिए तो जिंदगी में ना नौकरी मिलेगी ना छोकरी मिलेगी। फिर बाद में करते रहना ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं। बाद में यही करते रहना आप लोग, है कि नहीं। फिर बाद में क्या है, चलो हाँ भाई, जो घर वाले जो करें ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है ना, चले आगे चले। चलो अब सुनो इधर, चलिए अब चलिए आगे। अब लिखिए, अगला लिखिए, है ना। अगला कितना हो गया? 7 हो गया क्या? 8वां लिखिए। अरे आपके एक साथी नहीं आ रहे आजकल? तो वो पटवारी है क्या? अच्छा, आप ऐसा ही हैं। अरे क्या बात है, देश का भविष्य आपके हाथों में। चलो लिखिए, अगला लिखिए। मध्यम वर्गीय, मैं लिखवा दूं कि आप लिख लेंगे क्या, है ना। मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। फोन रख दीजिए आशुतोष, किसी को मैसेज करना है क्या, या आसपास बैठते हुए भी मैसेज करते हैं? मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। देखो, अंग्रेजों ने नौकरियां दी हमको, पैसा हुआ, सोचने समझने की शक्ति डेवलप हुई, हमने खूब बढ़िया काम किया। तो अब हम भी ये चाहते थे कि हम आज़ाद हो जाएं और अंग्रेज हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का शासन नहीं करें, हम अपना काम खुद करें, है ना। अच्छा, आप मुझे 2 बात का जवाब देना। एक, ब्रिटेन की
महारानी है। और एक कालू की पत्नी। कालू गांव में रहता है बेचारा, पैसा नहीं है। कालू की पत्नी का नाम है भूरी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। एलिजाबेथ, समझिए, ब्रिटेन की महारानी। क्या इन्हें कोई भी काम करने से पहले क्या इन्हें कोई भी काम करने से पहले सोचना पड़ता है? नहीं, ये अपने अनुसार जो भी काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं। क्या इन्हें कोई काम करने से पहले समाज, रीति रिवाज, परंपराओं, इन सभी का ध्यान रखना पड़ता है? रखना पड़ता है क्या? हाँ जी मैडम जी, रखना पड़ता है क्या? नहीं, बहुत पैसा है इनके पास, क्या ध्यान रखना, समाज यही चलाते हैं, है या नहीं? अरे एक कालू का परिवार, बहुत गरीब, बहुत ज्यादा गरीब, पैसा ही नहीं है, ना के बराबर है। क्या इनको काम करते हुए अपने समाज, रीति रिवाज, परंपराओं का ध्यान रखना पड़ता है क्या? नहीं, नहीं। अगर जिसके पास पैसा ही नहीं है, बहुत गरीब हैं, जो आज का काम करेंगे तो पैसा आएगा, बाहर जाकर काम करेंगे तो पैसा आएगा, तो फिर वो परंपराओं, रीति रिवाजों का ध्यान कैसे रखेंगे? अगर मान लीजिए आपको घूंघट में रहना है और बकरियां चरानी है, पता चले कि एक भालू 2 बकरियां ले गया, है या नहीं? मान लीजिए आपके घूंघट है और आपको बाहर जाके माइंस पे, खेतों में काम करना है, पत्थर उठाना है, मिट्टी विट्टी आपको उठानी है, घूंघट में उठाओगे? उठाओगे क्या? महिलाएं उठाएगी क्या? नहीं। तो आमतौर पर बहुत ज्यादा पैसे हैं, उनके लिए समाज, रीति रिवाज, परंपराएं जीरो है, और या फिर जिनके पास पैसा ही नहीं है, ना के बराबर, उनके लिए रीति रिवाज, परंपराएं जीरो है या नहीं? रीति रिवाज, परंपराएं, समाज को लेकर चल रहा है मध्यम वर्ग, जहां पर हम स्टैंड करते हैं, ये यहां पर मध्यम वर्ग। है या नहीं? सही बात है। आमतौर पर समाज का मुख्य आधार है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में बदलाव होने का मतलब, जो भी काम करता है मध्यम वर्ग ही करता है। आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो, बहुत ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति आरएसएसआई की तैयारी करेगा? है नहीं, हो क्या पता किसी के 20 करोड़ का काम वाम चल रहा हो कहीं पर। नहीं, नहीं ना, हम करेंगे। अगर इस परिवार में होंगे तो हम काम करेंगे। बहुत गरीब, पढ़ाने का ही पैसा नहीं है, उनको नौकरी से, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। आज काम करेंगे तो पैसा आएगा, तो घर खर्चा चलेगा, तो रोटी खाएंगे। पिस कौन रहा है? हम। कौन? मध्यम वर्ग। ठीक बात। इन लोगों को तलाक लेने से पहले सोचना नहीं पड़ता, पड़ता है क्या? डिवोर्स है कि नहीं? सही बात है। ऋतिक रोशन ने सुजैन को 58 करोड़ रुपए दिए, तलाक ले लिया, है कि नहीं? वो ऋतिक रोशन है, वो ले सकता है, 58 करोड़ है। सही बात है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नाता प्रथा होती है, गांव में नाता प्रथा होती है। नाता प्रथा एक तरह से डिवोर्स ही मान सकते हो आप, एक पति को छोड़कर दूसरे के साथ जाना। बस ये एक कागजी कार्रवाई नहीं होती है, बाकी तो मन मिले और गुल खिले, बात तो वही से है कि नहीं? तो इधर और इधर में कोई अंतर है क्या, मुझे बताओ? नहीं। हम तलाक लेते हैं, 10 बार सोचना पड़ता है, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, है कि नहीं? रीति रिवाज, परंपराएं आड़े आती है। इसका मतलब सही मायने में समाज का पूरा बोझ हमने उठाया है। हमने मतलब मध्यम वर्ग ने। क्यों मैं मध्यम वर्ग में नहीं आता? अरे ना जी ना, अच्छा नहीं, अरे नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। मध्यम वर्ग ही है
जो सारा काम या सारा जिम्मा जो है उठा रखा है। अगर समाज में परिवर्तन करना है तो मध्यम वर्ग को ही करना पड़ेगा। तो मध्यम वर्ग का उत्थान हुआ तो हमने आंदोलन की मांग की, है या नहीं? इसीलिए मध्यम वर्ग बहुत जरूरी है, याद रखना। मध्यम वर्ग इसलिए पिस रहा है। चलो छोड़ो, फिर लिखिए, अगला लिखिए अगला लिखिए समकालीन। अगला लिखिए, कितना हो गया? 8। समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव या यूरोपीय क्रांतियों का प्रभाव, ऐसा लिखो। समकालीन यूरोपीय क्रांतियों का प्रभाव। किसका प्रभाव? समकालीन यूरोपीय क्रांतियों का प्रभाव। अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति पहले हो चुकी थी और ये भी वहीं के लोकल लोगों के द्वारा की गई। अब हम पढ़ लिख गए तो हमने उनकी क्रांतियां पढ़ी, हमने क्रांतियां पढ़ी तो हमको लगा यार जब विश्व में कहीं और लोग क्रांति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं ना, हमें भी तो करनी चाहिए क्रांति। तो उससे हम प्रभावित हुए, है ना। और उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने कभी विश्व का नक्शा देखा? विश्व का नक्शा देखा क्या? अच्छा, इसमें नेट चलता है? कोई बात नहीं, मेरी जब भी क्लास हो आप नेट एक बार पहले चेक करेंगे। रोज आप ही रहते हैं यहाँ पे, क्या नाम है? कुशल बाबू, ठीक है। चलो अब सुनो, इधर सुनो। आप लोगों ने कभी विश्व का नक्शा देखा है? ये देखो इन्होंने बना रखा है। नहीं नहीं, आप देखिए, मुझे मुझे पता है। सुनिए, जापान, जापान कितना सा है? जापान इतना सा। जापान, रूस, रूस बड़ा है, देखा होगा। पावरफुल क्या लगता है, कौन है? रूस। मैं तो बोला ही नहीं टेक्नोलॉजी में, तो मैं तो कह रहा हूं पावरफुल, शक्ति में रशिया है सबसे पावरफुल। अमेरिका को टक्कर कौन देता है? रशिया है या नहीं? हमारे मित्र हैं पुतिन साहब, भाई की बहुत बढ़िया बनती है। रोज गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं भाई को, पुतिन साहब के। हाँ, और भाई जो परवाह ही नहीं है दोपहर में मैसेज करता है, थम यूं। पहले कहते हैं यार उठा देता, अब क्या, वो क्या काटने की आदत पड़ी हुई है, अगली बार बोलना, ठीक है। चलो आगे चलें, मामला ठीक है यहाँ तक का। चलो अब सुनो, जापान छोटा सा है, रशिया पावरफुल है। कहते हैं 1805 के आसपास जापान ने रशिया को युद्ध में पराजित कर दिया। किसने पराजित कर दिया? जापान, ए बोने बोने से टिंगे टिंगे, और रशिया पावरफुल। तो उस समय अखबारों की हेडलाइन थी, जापानी बोनों ने रशियन भालुओं को पराजित किया। जापानी बोने ने रशियन भालू, रशिया के भालू बहुत फेमस है ना, भालू मतलब बलिष्ठ आदमी। कभी रशिया के लोग देखें? देखें कैसे लंबे जम्बे राक्षस जैसे, सब अनिल सर के भाई। अनिल सर देखे? हाँ, है कि नहीं? है यूं राक्षस जैसे, राक्षस जैसे बोल रहा हूं ना, हाँ समझ लेना, राक्षस जैसे। अरे जापान वाले लोग मेरे जैसे दुबले पतले, लेकिन उन्होंने जो रशिया वालों को जो कूटा है ना, जोरदार तबीयत का। और अखबारों में जो हेडलाइन आई कि जापानी बोनों ने रशियन भालुओं को पराजित किया, रशियन भालू मतलब बड़े बड़े लोगों को पराजित किया। हमने पढ़ा, हमारे गूस बम्स हो गए। उसने कहा यार अपन तो बीच के हैं, ना बोने यार ना कैसे, तो इसका मतलब अपन भी अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। इसका मतलब समकालीन यूरोप में जो घटनाएं घटित हो रही थी उससे हम भी प्रभावित हुए, हमको भी कुछ सीखने को मिला, और हमने कहा हम भी आंदोलन करेंगे, जो हमारा है उसको लेकर रहेंगे, है कि नहीं? हमारा नहीं तो किसी और का नहीं, सही बात है। भारत। चले तीसरा, अगला लिखे, अगला लिखे, क्या लिखा? फिर लिखे जातीय, जातीय, जातीय व जातीय व नस्लीय भेदभाव
जातीय व नस्लीय भेदभाव, जातीय व नस्लीय भेदभाव, जातीय व नस्लीय भेदभाव। अंग्रेज हमको अपने बराबर का नहीं समझते थे। गोरे चिट्टे लोग, अपन काले कलूटे हैं, हाँ अपन काले काले लोग और गोरे गोरे, उनको लगता था यार ये कोई इंसान है, इंसान इसको कहते सुंदरता। ऐसा अंग्रेज कहते थे है गोरे चिट्टे से, उनको ऐसा लगता था अंग्रेजों को कि भाई हम हैं तो तुम क्या इंसान थोड़ी हो। तो जातिगत और नस्लीय भेदभाव होता था। इसी बात को आप लोगों ने एक किताब पढ़ी है जंगल बुक, जंगल बुक नाम सुना है जंगल बुक का? जंगल जंगल पता चला है, बस आगे मत बोलना, बाकी तुम समझदार हो। सुना है? हाँ, तो जंगल बुक, और ये जंगल बुक कविता, ये जो किताब लिखी है इसका हीरो कौन है? मोगली। मोगली, ये किताब लिखी किसने? नाम बताओ, बोलो भाई। ओह, कैसे काम चलेगा रे ऐसे? हाँ, याद नहीं आ रहा तो कौन याद आ रहा है? फिर ठीक है, मैंने सोचा कि सर याद नहीं आ रहा है कि नहीं? चलो, जंगल बुक किताब लिखी रूडयार्ड किपलिंग ने, रूडयार्ड किपलिंग ने। किसने लिखी? रूडयार्ड किपलिंग ने। रूडयार्ड किपलिंग ने एक स्टेटमेंट दिया बहुत बढ़िया सा और लिखा, व्हाइट मैन्स बर्डन, श्वेत जाति पर भार। क्या क्या स्टेटमेंट दिया? श्वेत जाति पर भार। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में बकायदा, और कहा है हमको कालिए हम थे ना तक तुम्हारे लिए, हम वहां से आए, वहां से ब्रिटेन से, जहां धूप नहीं पड़ती, ठंडी जगह से आए। हमको ईसा मसीह ने आशीर्वाद देकर भेजा है, भार है हमारे ऊपर, सफेद लोगों के ऊपर, श्वेत जाति पर भार कि तुम कालियों को सुधार के आओ। हाँ, इसीलिए हम तुम्हारे साथ भेदभाव करते हैं। अब तो सुधरो रे ढीठ, ढीठ नहीं लिखा था, मतलब ऐसा उनके भाव यही थे, भाव समझ लो आप, है ना? ऐसा उन्होंने कहा। तो ये व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी खूब पूछी जाती है। श्वेत जाति पर भार किसने दिया? तो रूडयार्ड किपलिंग ने दिया। क्या है ये? तो मैंने बताया, अंग्रेज तो ठंडे प्रदेश से आए थे ना, इसीलिए तो गोरे हैं अपने। इधर तो धूप में निकलो तो पता चले कि इस टी शर्ट के ये काला, इधर वाला गोरा, कांड तो इधर हो रहा है कि नहीं? उधर तो गोरे हैं वो तो, है ना? इसलिए तो उन्होंने एक नई थियरी दे दी, कौन सी? व्हाइट मैन्स बर्डन थियरी, श्वेत जाति पर भार। लिखो रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड भी लिख दूं क्या? हाँ, फिर तो तुम्हारी कॉपी में मैं ही लिख दूं। चलो अजी, श्वेत जाति पर भार ये लिखा ना, जातिगत नस्लीय भेदभाव, यहीं पर लिखना है, श्वेत जाति पर भार। बुक नहीं लिखनी तो समझाने के लिए बताया। लिखो रूडयार्ड किपलिंग, व्हाइट मैन्स बर्डन थियरी, श्वेत जाति पर भार। व्हाइट मैन्स बर्डन थियरी, श्वेत जाति पर भार। ठीक है, कितने हो गए? 10। एक आखिरी और, कंप्लीट टॉपिक। 11वें नंबर का है ना? लिखो, सगुन का 11 बढ़िया होता है, लिखो, है कि नहीं? 11 ही देते, 11, 21, 51, 31 दिए कभी किसी ने? 31 रुपए दिए कभी कोई शकुन में? 11, 21, तो अपने 11 ठीक है जी, है कि नहीं? लिखो। अच्छा, राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? कब होता है? कोई डबो डबो डबो, एक मिनट जी, कब होता है मैडम? क्यों 1885 में इस क्यों होता है? होता होगा जी, हमको ध्यान नहीं है कि नहीं? मर्जी आए जब कर लो। कब होता है? 1785, 1885,
और 1885 में क्यों? क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। तो कांग्रेस की स्थापना से पहले के राजनीतिक संगठन, ये एक और टॉपिक है जिसकी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन बना। लिखो, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व गठित राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व गठित राष्ट्रीय आंदोलन। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व गठित राष्ट्रीय आंदोलन। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व गठित राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे पहले जितने भी राजनीतिक संगठन थे, है ना, उन सभी ने लोगों में जागृति पैदा की। चलें आगे। अब ये लंबा चौड़ा मसला है, इसके बारे में चर्चा अपन कब करेंगे? कल करेंगे। ठीक है, 10 पॉइंट हो गए। मेरे हिसाब से एक पेज लिखाया होगा। अच्छा, दोनों मिला करके एक हो गया होगा। हाँ, हो गई क्लास खत्म, हो गई क्लास खत्म। चलो कोई बात नहीं, एक पेज लिखाया, एक पेज पढ़ना। कोई दिक्कत हो कल पूछना उसके बारे में, कल इसके बारे में अपन और चर्चा करेंगे, है ना। कोशिश करना कि कोई मैटर हो आप लोगों के पास तो आप पढ़कर आओ तो 2-4 बातें मुझसे पूछ सको, तो मैं थोड़ी सी और 2-4 बातें आपको बता सकूं। ठीक है, चले आगे। अब तो ये वाली बात समझ आ गई, ये जितनी बताई थी इनमें तो दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। और पढ़ोगे? पढ़ना है। चलो, थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे।